कम्युनिकेशन के बारे में एक मिसकंसेप्शन है। कम्युनिकेशन जनरली लोग ना स्पीकिंग से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो सीक्रेट है वो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेटर का कि वो एक बात को समझता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जब सुनने वाला सुन रहा हो, मान रहा हो, समझ रहा हो और फिर वो कर रहा हो जो आप उससे करवाना चाहते हैं। स्ट्रेस सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक कोई एक आधा विरला ही होगा जो कह सकता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता। बाकी ये एक्सपीरियंस तो आई एम श्योर सबको होता है। अच्छा, लेकिन जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है उस पर हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो सबका अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, परसेप्शंस। देखिए, स्ट्रेस दो तरीके के हैं मेरे हिसाब से, एक रियल है, एक वर्चुअल है। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर लोग रियल स्ट्रेस से ग्रसित नहीं हैं, ज़्यादातर लोग वर्चुअल स्ट्रेस से ग्रसित हैं। मेरा बड़ा सिंपल है, जिससे लगे डर उसे ज़रूर कर, कॉमन सेंस के साथ। लेकिन अगर सारी जिंदगी डरते रहोगे, करोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे तो कभी भी नहीं सीखेगा ना आदमी। इवन फॉर पब्लिक स्पीकिंग, राइट? हाँ, तो करके देख लो, उसके बाद 2-3 बार करने के बाद आसान हो जाती हैं चीज़ें, प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसे ही हमने गाड़ी चलानी सीखी थी, ऐसे ही हमने स्विमिंग सीखी थी, ऐसे ही हमने पब्लिक स्पीकिंग सीखी है। जो भी चीज़ आज हम जिसमें अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, एक समय था नहीं थे एक्सपर्ट, तो किया ना। हम कई बार कर पहले देते हैं, सोचते बाद में कि वो ये क्या हो गया है। तो राइट सीक्वेंस से सोचिए, नहीं समझ में आए तो पूछिए और फिर कीजिए। और अपना आई और यू, इसको मैनेज करना इज स्ट्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम विवेक जखमोला जी के साथ हैं। विवेक जखमोला जी, जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जायंट हैं। 47 साल की उम्र में ये प्रेसिडेंट तक के पद पर पहुंचे जेबीएम ग्रुप में, जो कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। और इन्होंने अपनी स्वेच्छा से 2021 दिसंबर में रिटायरमेंट लिया और उसके बाद से ये अब बहुत सी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड पर हैं, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी कंसल्टेशन देते हैं और 2-3 दिन इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स के लिए भी निकाल पाते हैं। जखमोला साहब के नाम पर 14 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड हैं, 50 से ज़्यादा अवार्ड इनको अपने कार्य के दौरान डिफरेंट रिकग्निशन मिले हैं। ये 9 से ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स में, जो कि ज़्यादातर इटली, जापान, साउथ कोरिया के साथ किए गए हैं, उसमें ये बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। और आजकल जो ये है अपना पैशन फॉलो करते हैं। जनरली अगर आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो ये लिखते हैं कि आई एम अ विकेट कीपर बैट्समैन। ये अपने पिछली पूरी कॉर्पोरेट की उपलब्धियों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, वो फिर हमें बताना होता है लोगों को। पर ये ही टेक्स प्राइड इन सेइंग दैट आई एम अ विकेट कीपर बैट्समैन। और बाय द वे, हर शनिवार एतवार दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इनका क्रिकेट खेलना जारी रहता है। तो आज ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम कुछ रूबरू होंगे, दिल से दिल की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड इन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम सुरेश सेमवाल जी के साथ हैं, मेरे परम मित्र और मेरे मेंटर। सुरेश जी का इंट्रोडक्शन देना बहुत आसान होता है। आप सिर्फ सुरेश सेमवाल जी को गूगल पर सर्च कर लीजिए और फिर आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो सुरेश जी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के एरिया में करीब 25 साल से कार्य कर रहे हैं और इन्होंने हज़ारों की संख्या में लोगों को मोटिवेट किया है, उनकी लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश किया है। 600 से ज़्यादा कॉर्पोरेट को सर्विसेज अपनी देते रहे हैं ये। और इसके अलावा इन्होंने 6 किताबें भी लिखी हैं जो कि बहुत ही रिलेवेंट हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी मोटिवेशन, आपकी लीडरशिप स्किल्स को और सेलिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। न केवल इंडिया में बल्कि 8 डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाकर ये अपने प्रोग्राम डिलीवर कर चुके हैं। और इनका जो सबसे जो इंटरेस्टिंग पोर्शन मुझे लगता है वो लगता है जो इनकी ROI बेस्ड फोकस ट्रेनिंग्स होती हैं, जिनमें जो भी एक्शंस आप शॉप फ्लोर पर लेते हैं या जो भी एक्शन आप अपने जीवन में लेते हैं या आप अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए लेते हैं, उन सारे ही एक्शंस का डायरेक्टली आपके कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इनकी एक स्पेशलिटी है जो उसकी वजह से मैं इनका हमेशा से मुरीद रहा हूँ। कॉर्पोरेट के अलावा सुरेश जी पुलिस, ITBP और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जैसे मित्रों के साथ भी ये कार्य करते हैं, जहाँ पर इनको सुनना हमेशा बेनिफिशियल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुरेश जी के साथ अगर आप 5 मिनट 10 मिनट लगा लीजिए तो आपको साल भर का जो आपका एक मोटिवेशनल ज्ञान होता है, जो मोटिवेशनल किक होती है आपकी,
वो आपकी मिल जाती है और इनकी एनर्जी से आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है, मैं फिर से सुरेश जी के साथ बैठा हूँ और कुछ इनसे बड़ी फ्री फ्लोइंग, अच्छी, नॉट बुरी बट अच्छी और ज़्यादा अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे आज। तो हमारे साथ बने रहिए और सुरेश जी के साथ हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सुरेश जी, आप ऑब्वियसली बड़े जाने माने फेस हैं इंडस्ट्री में, जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप लीडरशिप कोच भी हैं, आप जो है कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग भी कराते हैं, आप अब पिछले कुछ समय से आप टेक्निकल ट्रेनिंग्स में, कंपनियों की विजनिंग एक्सरसाइज में, कंपनियों में होने वाले हर एक एक्शन, चाहे वो इंसान के ऊपर हो, चाहे वो प्रोसेस के ऊपर हो, उन सारे एक्शंस में आप धीरे-धीरे अपना आप एज़ अ कैटलिस्ट आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो एक बड़ा तबका जो आपके कार्यों से प्रभावित हुआ है और लाभान्वित हुआ है, वो है जो कंपनी की लीडरशिप्स हैं। चाहे वो डिपार्टमेंट हेड लेवल की हों, चाहे वो सीईओ लेवल की हों, चाहे वो प्लांट लेवल पे हो या फैसिलिटी लेवल पर हो। ये सारी प्रक्रियाएँ तो वो हैं जो बाकी लोगों को आपसे लाभ हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनको बताते हैं, समझते हैं। तो क्या ये सारी ट्रेनिंग्स और ये इंटरैक्शंस आपको कुछ सिखाने में कुछ कुछ एफर्ट करती हैं, या आपको सिखाने के लिए कुछ कहीं से फ़ायदा होता है आपको? आपसे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, आपको क्या फ़ायदा होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, अच्छा सवाल है जफुल्ला साहब। लेकिन देखिए, मुझे तो ऑफ कोर्स फ़ायदा होता है, क्योंकि ये काम मैं प्रोफ़ेशनली करता हूँ, तो मुझे तो फ़ायदा होता है तभी करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हमारा काम ऐसा है साहब कि इसमें ना रोज़ आप जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सामने वाला ना नया सिखा ही जाता है। और हमारा प्रोफ़ेशन बड़ा अच्छा है, एक जगह से सीखो, दूसरी जगह सिखाओ एंड मेक रीज़नेबल मनी इन बिटवीन। तो जब साहब बहुत सीखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके साथ, जब आप एज़ अ क्लाइंट आप थे, तो आपके साथ जब मुलाकात होती थी, जब आप ब्रीफिंग देते थे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि जब एक आदमी लीडरशिप पोजीशन पर हो तो उसका क्या विजन होता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, अच्छा किस-किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, अच्छा और कैसे ऑलरेडी आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि जब आप हमें ब्रीफ देते हैं तो कुछ चीज़ें शेयर भी करते हैं ना, तो एक्चुअली तो मैं बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता हूँ। क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन मैं भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ़ अपने आप ही कर के सीखेंगे तो फिर ये जीवन काल में बहुत कम सीख पाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मेरा पेशा ज़्यादा लोगों से ही मिलने का है रोज़, तो इसलिए हमें एक ये थोड़ा ज़्यादा मौका आता है कि यू कैन एक्चुअली लर्न बेटर। और एक जो दूसरी चीज़ भी कहते हैं ना साहब, कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है ना, वो आप बहुत अच्छा सिखाते हो दूसरों को। क्योंकि देखिए, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, मेरे भी अंदर विचार चलते हैं, हर तरीके के विचार चलते हैं, और आप शायद जानते होंगे कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो डीमोटिवेटेड सबसे जल्दी होते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एनर्जी और इंटेंसिटी पे रहते हैं ना। तो अगर उस इंटेंसिटी और उस पोजीशन से हल्का सा भी आदमी हिलता है, तो फिर नीचे की तरफ भी ना बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ गति से जाता है। अच्छा, दूसरा, जो आदमी दूसरों को समझाने के प्रोफेशन में है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है किसी और के द्वारा। तो हम अपने भी ना ये उधेड़-बुन देखते हैं, अपने भी उतार-चढ़ाव हम रोज़ देखते हैं, और फिर लोगों को भी देखते हैं। तो उससे फिर कुछ चीज़ें धीरे-धीरे समझ आती हैं कि ओके, ये इस तरीके से होता है। तो ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग बेनिफिटेड अ लॉट अदर देन फाइनेंशियल बेनिफिट। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, आप क्योंकि आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, वो ये है कि आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनके जीवन में झांकने का आपको मौका मिलता है, स्पेशली जो लीडरशिप पोजीशंस पे लोग हैं। और हमने ऑब्वियसली लीडरशिप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, किस तरह की लीडरशिप्स होती हैं, किस तरह के पर्सनालिटीज होती हैं। और अगर मैं आपसे डिफाइन करने को कहूँ कि आप ऑब्वियसली ऑन अ नो नेम बेसिस अगर आप डिफाइन करना चाहें, तो आपको कंपनियों में जो टॉप लेवल लीडरशिप्स हैं, किस तरह की पर्सनालिटीज के साथ आपको रूबरू होना पड़ता है? सवाल बहुत अच्छा है, इसका ऑनेस्ट जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन फिर भी देखो साहब, कम्युनिकेशन का क्या है ना, कम्युनिकेशन के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि कम्युनिकेशन जनरली लोग ना स्पीकिंग से ही कनेक्ट करते हैं।
लेकिन जो सीक्रेट है वो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेटर का कि वो एक बात को समझता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जब सुनने वाला सुन रहा हो, मान रहा हो, समझ रहा हो और फिर वो कर रहा हो जो आप उससे करवाना चाहते हैं। वरना आप बहुत अच्छी वॉइस इंटोनेशन करो, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आओ, आप अपनी लैंग्वेज बड़ी अच्छी बोलो, लेकिन अगर सामने वाला नहीं सुन रहा, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाला उसको हाँ नहीं कर रहा, तो फिर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं, आप अच्छे स्पीकर हैं लेकिन आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, राइट? तो जो सीक्रेट, अब पता नहीं सीक्रेट है कि क्या है, लेकिन जो एक चीज़ मुझे बेसिक कॉमन सेंस से समझ में आती है कि मेरे प्रोग्राम की या मेरी बात की सार्थकता तब है जब सामने वाला उसको हाँ करे, सामने वाला उसको समझे। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है? बड़ा सिंपल है कि आपको पहले उसके साथ कनेक्ट करना होता है। उसके बाद कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ जो यूनियंस के लिए होते हैं, यूनियन लीडरशिप के लिए। अब आप तो रहे हैं जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आप जानते हैं जी आईआर जो है बड़ा एक डेलिकेट सब्जेक्ट है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हम बाहर से एज अ स्पीकर आए हैं यूनियन के लोगों को मोटिवेट करने और उनको बहुत सी चीज़ें उनके साथ बातचीत करने। तो अब अगर मैं प्रोग्राम के शुरू में उनसे कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का हित सर्वोपरि है और मैनेजमेंट जो है आपके भले की बात करती है, आपको शॉप फ्लोर पे प्रोडक्शन का ध्यान रखना चाहिए, टूल्स का ध्यान रखना चाहिए, मशीन का ध्यान रखना चाहिए, कंपटीशन बढ़ गया है और आज मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है, तो ऐसे में सैलरी कैसे बढ़ सकती हैं? तो अगर मैं ऐसी बातें करूं यूनियन लीडरशिप के सामने, तो उनको नहीं लगेगा कि यार ये कहाँ से बुला के लाए हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो मैनेजमेंट ऑलरेडी इनको कहती नहीं होगी। तो मुझे अगर यूनियन लीडरशिप के लोगों के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, तो मुझे पहले कुछ ऐसा कहना होगा कि वो मेरी बात सुनना चाहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और जो कि सच भी है कई बार मैनेजमेंट को ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं कह देता हूँ प्रोग्राम के शुरू में कि भाई ये जो कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? ये कंपनी किसकी है? मैं सवाल ऐसे पूछता हूँ, ये कंपनी किसकी है? तो लोग कई बार कंपनी का नाम लेते हैं कि इनकी कंपनी है, ओनर्स का नाम लेते हैं इनकी कंपनी है। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये इनकी कंपनी है तो सिर्फ इन्हीं को फायदा हो रहा होगा इससे, तुम्हें तो नहीं हो रहा होगा। तो मैं कहा अगर इनकी कंपनी है और इनकी ये अपनी कंपनी बंद कर लें तो फिर नुकसान भी सिर्फ इन्हीं को होना चाहिए। कह रहे नहीं नहीं ऐसा कैसे जी? तो मैं कहा फिर ये कंपनी किसकी है, किसके काम आ रही है? तो कह रहे जी ग्राहकों के भी काम आ रही है। मैं कहा ग्राहकों के भी काम आ रही है, तो फिर लोग कहते जी हमारे काम आ रही है। मैं कहा अब दूसरी बात, मैं कहा मैनेजमेंट और तुम, ज्यादा देर कंपनी के साथ कौन रहेगा? ऑब्वियसली यूनियन वर्कर्स। ऑब्वियसली वर्कर्स। मैं कहा ये तो भाई साहब कल नौकरी छोड़ देते हैं, ये तो शिफ्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं हमारे, जो एसोसिएट्स हैं, वो तो जनरली आप देखिए एक बार कंपनी के साथ जुड़ गए तो उसके बाद रिटायर ही होते हैं। रिटायर होता है। तो मैं कहा ये कंपनी किसकी? तो फिर वो कहते जी हमारी। तो मैं कहा इस कंपनी का अगर अहित होगा तो नुकसान किसका है? जी हमारा। तो मैं कहा बस ठीक है। तो अगर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं करते, आप ऐसा कुछ नहीं कहते जिससे वो रिलेट कर सकते हैं, तो आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। तो अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उसकी क्या जरूरत है, उसका क्या पेन है या उसका क्या फायदा है। अगर आप ये दिमाग में पहले से कुछ सोच के जाएं और फिर आप उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू करें तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। अब आप इसी चीज को आप अपने घर पर भी लगा लो। ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। अरे तुम मेरी, वो नहीं समझ रहा तो आप समझ जाओ ना कि वो क्या समझेंगे। तो पहले किसी से कनेक्ट करना होता है, फिर उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, और फिर एक चीज ध्यान रखनी होती है, करेक्ट उतना ही करना होता है जितना आवश्यक है। कई कम्युनिकेटर्स को लगता है कि बस मैं इसको टोटल करेक्ट कर दूंगा। टोटल करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही किसी को समझाइए जितना वो समझना चाहते हैं, जितना उनको लगता है कि उनके समझने, इतना समझना उनके हित में है, वहां तक वो आपका साथ देंगे। उसके बाद फिर बिल्ड किया जा सकता है। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो थोड़ा मुंह खोलने से पहले दिमाग चला लेना चाहिए कि सामने वाले के हित में क्या है, तो कम्युनिकेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव।
बहुत ही आई थिंक ये बहुत ही रिलेवेंट बात है। और अब मैं भी रियलाइज कर सकता हूँ कि कई बार जब आप सडनली किसी इवेंट में आ जाते हैं और आपको सडनली कुछ बोलना होता है या किसी को आपको ठीक करना होता है, टिपिकली जिस पोजीशंस में मैं रहा हूँ, तो वहाँ पर कभी कभी आप इतना डीप नहीं सोच पाते और आप वन वे कम्युनिकेशन करते हो। तो शायद वन वे कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन नहीं बोलते, उसको खाली स्पीकिंग बोलते हैं। सो आई थिंक आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट। एक चीज और है सुरेश जी, कि जैसे ये तो आपने बोला कि साहब आप यूनियन वर्कर के साथ किस तरह से बात करते हैं और क्या आपको उनको बताना होता है। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 25-26 साल का वर्किंग विद वेरियस यूनियन बॉडीज ऑल्सो इन माई प्रोफेशनल कैरियर, मैंने देखा है कि उनके साथ अगर आप लॉजिकल बात करिए और किसी भी तरह से सिर्फ एक तरफा हित की बात ना करिए, तो वो उनका रिसेप्शन बेटर है। बिल्कुल सही। एंड इन टर्म्स ऑफ कनिंगनेस स्केल पे वो बहुत नीचे होते हैं, भोले भाले होते हैं। सिर्फ ये होता है कि उनके अंदर एक रिजिडिटी होती है, वो एक झुंड में रहना चाहते हैं, एक साथ बंध के रहना चाहते हैं, ताकि क्योंकि अकेले वो वनरेबल फील करते हैं। लेकिन ये इसका क्या आपको टोटल अपोजिट लगता है, जो दूसरे स्पेक्ट्रम में लोग बैठे होते हैं इन द मैनेजमेंट साइड? फॉर एग्जांपल मैं भी उसका हिस्सा रह चुका हूं, तो मैं जानना चाहूंगा कि लीडरशिप के में जो लोग बैठे होते हैं, मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, ऑब्वियसली दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड एंड उनको ब्लैक एंड वाइट में बहुत सारी चीजें वैसे भी पता होती हैं। आपको क्या लगता है लीडरशिप पे किस तरह का कार्य करने की आवश्यकता है, या किस तरह की लीडरशिप के थ्रू आप नेविगेट करते हैं जब आप कंपनीज में प्रोग्राम करते हैं? लीडरशिप के विषय में आपके क्या विचार हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। लीडर और लीडरशिप बड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला वाक्य है, बड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है। मेरी इसके बारे में जो समझ है वो बड़ी लिमिटेड है। मैं आपको अपनी वो लिमिटेड समझ बता सकता हूँ जी। लीडर के मामले में जो एक परिभाषा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लीडर इज द डीलर इन होप। लीडर वो व्यक्ति है जो आशा का निर्माण करता है, जो उम्मीद जगाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति ये काम कर रहा है वो लीडर है, ना कि जो व्यक्ति लीडरशिप पोजीशन पर है वो लीडर है। तो कई बार मैंने देखा है जी, कंपनियों में कई लोग लीडरशिप पोजीशन पे तो हैं लेकिन लीडर वाला काम नहीं कर रहे। वो डिक्टेटर वाला काम कर सकते हैं, वो मैनेजर वाला काम कर रहे होंगे, लेकिन नॉट नेसेसरली लीडर। लीडर बाय डेफिनेशन हैज टू जनरेट होप, मतलब जो समाधान की तरफ ले जाता हो, जो लोगों को कहता नहीं नहीं हो सकता है, दिस कैन बी अचीव। तो जिसकी पॉसिबिलिटी माइंडसेट है वो लीडर है, चाहे उसका डेजिग्नेशन लीडरशिप वाला ना हो। तो नंबर एक। नंबर दो, लीडरशिप जो है एज एन एस्पिरेशन कि मुझे लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना है, मेरे ख्याल से बजाय इसके कि मुझे लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना है, आदमी को ध्यान देना चाहिए कि लीडरशिप इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीलेंस। लीडरशिप एक परिणाम है जब आप किसी एक एरिया में उत्कृष्टता की ओर जाते हैं। जब आप किसी एक एरिया में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो सडनली आपको रियलाइज होता है कि आप तो लीडरशिप पोजीशन पे हैं। कैसे पता चलता है आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं? जब कुछ लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। जैसे कई लोग अपने आप को लीडर समझते हैं लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं करता है तो अगर मैं अपने आप को लीडर समझता हूँ लेकिन मुझे कोई फॉलो ही नहीं करता है तो मैं लीडर नहीं हूँ, मैं पार्क में टहलकदमी कर रहा हूँ। तो लीडर हैज टू हैव फॉलोअर्स। लेकिन आप लीडरशिप पे इसलिए नहीं जाना चाहते कि आपके फॉलोअर्स हो। फॉलोअर्स होना एक परिणाम है। अब जैसे आप और हम बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं आज की तारीख में। मैं सोशल मीडिया फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा, मतलब एज अ रोल मॉडल, राइट। अब उनको हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो अपने जो एरिया है उसमें उन्होंने एक्सीलेंस हासिल की है। किसी ने क्रिकेट में हासिल कर ली, किसी ने पॉलिटिक्स में हासिल कर ली, किसी ने बिजनेस में हासिल कर ली, किसी ने एनजीओ सेक्टर में हासिल कर ली, अच्छा कोई टेक्नोलॉजी में हासिल कर लेता है, तो उस व्यक्ति को लोग फॉलो करना चाहते हैं। जैसे आपने कॉर्पोरेशन में देखा ना, कई ऐसे लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जिनकी टीम में लोग रहना चाहते हैं। बिल्कुल कि सर मुझे इनके डिपार्टमेंट में रखो जी, मुझे इनके हाथ के नीचे काम करना है। पता क्यों? क्योंकि उनको पता है इस इंजन का डेस्टिनेशन बड़ा है। तो अगर इस इंजन के साथ डब्बा बन जाए ना तो हम भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन वो आदमी इंजन इसलिए नहीं बना कि मुझे डब्बे लगाने हैं,
वो इंजन है, उसमें प्रतिभा है, उसके अंदर महसूस होता है कि मेरे में पोटेंशियल बहुत है, ये प्रोसेस इंप्रूव किया जा सकता है, हम इस टेरिटरी में जाके भी सेल कर सकते हैं, हमारा इतना कार्य व्यवसाय बड़ा हो सकता है। तो ये जो इंटरनल जो वोल्यूशन है ना लीडर की, उसका परिणाम है लीडरशिप। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि यार चेक करो आपकी पैशन किस चीज के बारे में, उस पे काम करो। लीडरशिप तो उसका परिणाम है। एंड पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल एडमायर यू, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। पर वो मेरी मंशा नहीं थी, वो उसका एक साइड इफेक्ट है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है। So that's leadership. That's an excellent definition. So basically what you're trying to say is कि आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें आप एक्सेल करते हैं, तो लीडरशिप comes as a byproduct of that. You are called a leader because people want to follow you, and they want to follow you because they see that आपने अपने क्षेत्र में जिसमें भी कार्य किया उसमें आपने एक्सेलेंस हासिल किया। तो लीडरशिप के साथ मैं खुद भी इस पोजीशन पर रहा हुआ हूँ, और लीडरशिप में रहा कि नहीं रहा पता नहीं, बट मैं इंजन प्रारूप में रहा, बाय डेजिग्नेशन एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन विद द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस। एक ना लीडरशिप में मेरा हमेशा ये मानना है, और आपके ही एक प्रोग्राम में मैंने सुना था जिसको मैंने आत्मसात किया, कि जब आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं या टॉप पर होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले होते हैं। सो यू आर अलोन एट द टॉप। जब आप अलोन होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी से बात करके अपना आप जी हल्का नहीं कर सकते, आप हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कई सारे ऐसी चीज़ों की जानकारी होती है जिसका एक लिमिटेड दायरे में रहना ही उपयुक्त होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये सारी चीज़ें काफ़ी सारा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। आप काफ़ी सारे ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, या मैं कैसे इस चीज़ से उभरूं। क्या आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ, आप जिन लोगों के साथ आप मिलते रहते हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनली आप जिन लोगों से मिलते रहते हैं, और अगर हुआ तो ये क्यों होता है और इसका क्या निवारण है, अगर आप अपने शब्दों में बयान कर सकें? स्ट्रेस सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक कोई एक आधा विरला ही होगा जो कह सकता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता, बाकी ये एक्सपीरियंस तो आई एम श्योर सबको होता है। अच्छा, लेकिन जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है उस पर हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो सबका अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, परसेप्शंस। तो मेरी जो डेफिनेशन और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस है वो बड़ी लिमिटेड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रेस दो तरीके के हैं मेरे हिसाब से, एक रियल है, एक वर्चुअल है। रियल मतलब अगर आप किसी को सपोज मेडिकल रिपोर्ट आ गई है दैट द पर्सन इज डायग्नोस्ड विद अ रियल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, अब ये रियल स्ट्रेस है। अगर आपके लाइफ पार्टनर ने आपको नोटिस भिजवा दिया है, अब ये रियल स्ट्रेस है, राइट? या कोई फैमिली में कोई इशू हो गया है, दैट्स अ रियल स्ट्रेस। या कोई एक्सीडेंट हो गया है, दैट्स अ रियल स्ट्रेस। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर लोग रियल स्ट्रेस से ग्रसित नहीं है, ज्यादातर लोग वर्चुअल स्ट्रेस से ग्रसित है। वर्चुअल स्ट्रेस क्या है? आजकल तो आपको पता है ऑल इंडिया मेडिकल सेंटर में एक स्पेशल ओपीडी 2015-16 से चल रहा है सोशल मीडिया एडिक्ट्स के लिए, कि मैंने पोस्ट डाली हुई है और 3 घंटे हो गए और इतनी लाइक नहीं आई, अब स्ट्रेस हो रहा है, अब इसका भी, अब तो स्ट्रेस ये भी है। लेकिन नाउ अपनी सेल्फ वर्थ को सोशल मीडिया के लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्रिप्शन से जज करना, वो भी एक स्ट्रेस है। लेकिन ये रियल स्ट्रेस नहीं है, ये वर्चुअल स्ट्रेस है। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये वर्चुअल स्ट्रेस है, राइट? सो पहली तो क्लैरिटी हमें ये होनी चाहिए कि एम आई डीलिंग विद रियल स्ट्रेस और वर्चुअल स्ट्रेस। इफ यू आर टू मच इन योर हेड, यू आर ऑलरेडी डेड। अगर आप सिर्फ यहीं ज्यादा गुणा भाग कर रहे हैं तो एक्चुअली तो गए, ऑलरेडी गए, राइट? तो वर्चुअल स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके अलग हैं, रियल स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके अलग हैं। मेरे 2-3 कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं फिलहाल अब इस लिमिटेड टाइम में बता सकता हूँ। स्ट्रेस का एक फार्मूला मुझे मेरे एक बॉस ने बताया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू इम्पोर्टेंस इनटू अनसर्टेनिटी, आई इनटू यू इज इक्वल टू एस। आप किसी घटना को, किसी परिस्थिति को कितना महत्व देते हैं, उतना ज्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में ज्यादा फील होगा। या दूसरा, आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा है या आप कितनी फील करते हैं, इस दोनों का जो गुणा है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस दैट यू एक्सपीरियंस। तो जब मुझे ये फॉर्मूला मेरे बॉस ने बताया था तो मैं कहा ये तो फिर ठीक है, स्ट्रेस जीरो करने का तरीका बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंस को जीरो कर दो हर चीज की,
किसी चीज को इम्पोर्टेंट फील करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बॉस ने कहा कि बेटा इम्पोर्टेंस हम डिसाइड करेंगे, तू नहीं। हम बताएंगे कि ये काम इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। तुम नहीं कह सकते जी मैंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, मैंने 0 करके चला गया। तो मैं कहा जी ठीक है, अगर आई आप डिसाइड करोगे तो फिर तो यू ही बचा। कह रहा है वेरी गुड, यू पे काम करो। यू इज अनसर्टेनिटी। तो हाउ कैन यू एक्चुअली रिड्यूस अनसर्टेनिटी? आप इसको रिमूव तो नहीं कर सकते लाइफ में से, लेकिन रिड्यूस कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने बताया कि भाई रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, प्रिपेयर करो, प्लान करो, प्रैक्टिस करो। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो किसी से पूछो। अच्छा लोगों के साथ झंझट क्या है, किसी चीज से परेशान हो रहे हैं लेकिन किसी से पूछ नहीं रहे जिसने उसको सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी। बात नहीं कर रहे किसी और से, अपने आप ही। अच्छा मुझे समझ नहीं आता, आप कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं ना बी विद योरसेल्फ, बी विद योरसेल्फ। वो बी विद योरसेल्फ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं बी विद योरसेल्फ इज घातक। मतलब आप ऑलरेडी बड़ी डेंजरस जोन में हो, विचार बड़े सुसाइडल आ रहे हैं, विचार बड़े भ्रामक आ रहे हैं और आप अपने साथ ही रहो, तो फिर तो आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं ना, बड़ी सेकंड में हो सकता है ना काम। नो, समटाइम्स इट इज अ बैड आइडिया टू बी विद योरसेल्फ। एक्चुअली द बेटर आइडिया इज बी विद समबडी जिसने वो सिचुएशन ऑलरेडी सक्सेसफुली हैंडल की हो। तो वो भी प्रिपरेशन का हिस्सा है, प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो आई इंटू यू इज इक्वल टू एस। इंपॉर्टेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं फर्क पड़ता जी आईपीएल कौन जीतेगा, मेरी तरफ से कोई जीत जाए या मेरी तरफ से टूर्नामेंट कैंसिल हो जाए, आई डोंट गिव अ हुट अबाउट यू। मैं ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनाता तो मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं। अच्छा फॉर दैट मैटर मुझे ना उसका भी स्ट्रेस नहीं होता कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, क्योंकि उसमें ना मेरा लिमिटेड रोल है, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। उसमें वो जो हमारे 11 बच्चे खेलते हैं उनका काम है, तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता जी। तो मेरे लिए वहां की इंपॉर्टेंस 0 है। तो आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखनी है कि आपके लिए आई वाली आइटम्स कौन सी हैं। और देखिए ये ना थोड़ी सी लोगों को एज के साथ मैच्योरिटी लानी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अब अगर किसी आदमी की उम्र 70-80 साल हो गई है और वो अभी भी घर में बिजली के बिल पे शोर करता हो तो आप आई थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे कि ये लाइट क्यों जला रखी है, बिजली का बिल नहीं आता क्या? अरे गुरुदेव, जब आप 70-75 के हो गए हो, अब तो बिल बच्चे भर रहे होंगे। हाँ, और अगर आप 70-75 के हो गए और अभी तक अपने बच्चे जो कि अब 45-50 के बच्चे भी हो गए होंगे, अगर उनको अब तक बत्ती बंद करनी नहीं आई तो अब रहने दो। अभी भी बिजली के बिल पे 75-80 पे अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो थोड़ा सा कहीं मतलब ग्रोथ में इशू है ना, तो गलत चीज पे आई लगा रहे हो। तो आई इनटू यू, तो अपने अपने जीवन में चेक करें व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसमें बिल्कुल रूथलेस हो जाए, सेल्फिश हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे तो कई चीजें बड़ी क्लियर है, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, या तो मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि अगर मेरे परेशान होने से वो स्थिति बेहतर होती है, चलो मैं परेशान होता हूँ, तुम सब मत हो। लेकिन जब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता तो मैं अपना परेशान होकर अपना और नुकसान काय को करूं? तो आई की क्लैरिटी। नंबर 2, यू। अनसर्टेनिटी के बारे में चिंता करना जो है सबसे घातक है, अनसर्टेनिटी के बारे में प्रिपेयर करना सबसे अच्छा। प्रिपेयर करो, प्लान करो, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता पूछो। जैसे मेरे गुरुदेव वो एक महामंत्र बताते थे, सोचो, नहीं समझ में आया तो पूछो और फिर कुछ करो। लोगों के साथ समस्या क्या है, सोचते ही रहते हैं। मैं अपने साथ ही सोच, अपने साथ तो काफी साल से रह रहा, जब नहीं सोल्यूशन मिला तो पूछ लो, और से ट्राई कर लो, पूछ लो, राइट। अच्छा, नहीं पूछने में शर्म आती है, कोई ढंग की किताब पढ़ लो, किसी और व्यक्ति को वीडियो देख लो, नहीं जाने में शर्म आ रही है तो उसका कोई वीडियो देख लो, लेकिन अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो चेंज करो। तो पहले सोचो, नहीं समझ में आता तो पूछो, और पूछने के बाद फिर यार करो। लोग कईयों के साथ दिक्कत क्या है, अगर मैंने किया और गलती हुई तो देखिए, लोग ना फेल होने से डरते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन फेल होते हुए जब काम कर रहे हो और जिसमें तुम में फेल होने की संभावना है, उस समय दिखने से डरते हैं लोग। फेलियर के बाद दोबारा कम बैक करना वो रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन लोग क्यों नहीं अटेम्प्ट करते? क्योंकि वो जो प्रोसेस है, फेलिंग का प्रोसेस है, उस समय जो नजरें तुम पर होती हैं उसको लोग हैंडल नहीं करना चाहते, एंड पीपल आर अवॉइडिंग टेकिंग एक्शन, और फिर परपेचुअल स्ट्रेस में है। मेरा बड़ा सिंपल है, जिससे लगे डर उसे जरूर कर, कॉमन सेंस के साथ।
बिजली की तारों को हाथ नहीं लगाना, लोगों को छेड़ नहीं देना। लेकिन अगर सारी जिंदगी डरते रहोगे, करोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे, तो कभी भी नहीं सीखेगा ना आदमी। इवन फॉर पब्लिक स्पीकिंग, राइट? हाँ, तो करके देख लो, उसके बाद 2-3 बार करने के बाद आसान हो जाती है चीजें, प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसे ही हमने गाड़ी चलानी सीखी थी, ऐसे ही हमने स्विमिंग सीखी थी, ऐसे ही हमने पब्लिक स्पीकिंग सीखी है। जो भी चीज आज हम जिसमें अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, एक समय था नहीं थे एक्सपर्ट, तो किया ना। बस ये आप ज्यादा जानते हो जी, जापानियों में और हम में यही एक फर्क मुझे दिखता है, सोचते हम भी हैं, सोचते वो भी है, करते हम भी हैं, करते वो भी है। हमारी सीक्वेंस का कई बार फर्क होता है। हम कई बार कर पहले देते हैं, सोचते बाद में कि वो ये क्या हो गया है। तो राइट सीक्वेंसेस सोचिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए और फिर कीजिए। और अपना आई और यू, इसको मैनेज करना इज स्ट्रेस। I think that's an excellent definition. One of the things which I learned through this kind of discussions is that एक ना गीता में साक्षी का सिद्धांत है। तो साक्षी का सिद्धांत मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, करीब 14-15 साल मैंने काम किया, वहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि मैं क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर में काम किया, तो मैं एक कस्टमर के यहाँ गया और मैं वाइस प्रेसिडेंट था उस समय। और जब मैं कस्टमर के गया तो वहाँ पर शायद एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल का एक आदमी था, जो हमारा कुछ क्वालिटी इशू आ रखा था, और उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। ऑब्वियसली हमने गलती भी गड़ेरी कर रखी थी, तो हमने कुछ, जब तक हम सॉल्यूशन देते तब तक उसने हमारे को अच्छे से धोया। और मेरे साथ मेरे 1-2 लोग, जो मेरे सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट से, वो भी थे। जब हम बाहर निकले तो सबऑर्डिनेट से मुझे तिल्ली देने की कोशिश करी कि साहब देखिए, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का आदमी है, आप इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं और आपने जो है इसने ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैं बड़ा स्ट्रेस में था कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। तो बाय चांस फिर हम हेड ऑफिस पहुंचे तो चेयरमैन साहब मिल गए हमें। तो हमने पूछा उनसे, हमने कहा साहब, अच्छा उन्होंने हमारी शक्ल देखते ही बता दिया। तो उन्होंने मेरे बड़े बहुत सीनियर थे, डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उन्होंने कहा विवेक आज तो पानी उतरा हुआ तेरा, क्या हो गया? तो मैंने उनसे बताया कि सर आज तो बड़ी बेइज्जती हुई और मैं तो मतलब बहुत स्ट्रेस में हूँ। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई, गलती हमने करी थी ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल है। और मैं उस लेवल तक चला गया कि मैंने थोड़ा ना उसमें पार्ट में खराबी करी, मैं तो एज अ मैनेजमेंट आया हूँ आपके पास। तो उन्होंने बड़ी अच्छी सीख दी मुझे। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा 2 मिनट बैठ मेरे साथ। सर ये तो मानता है ना कि मेरा एक्सपीरियंस तेरे से ज्यादा। मैंने सर आपको तो 50-60 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो कुछ नहीं हूँ। इधर तुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं भी इस स्थिति से गुजरा हूँ, क्योंकि मैं भी कार्य करता था। मैंने कहा था ऑटोमोटिव में है तो आपने किया होगा, तो आपने कैसे मैनेज किया था? सेम क्वेश्चन मैंने पूछा, पूछ लो। सोचने के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देख, गीता में ना एक साक्षी का सिद्धांत है कि आप जो भी कर रहे होते हैं, आप जो है उसके एक तरीके से विटनेस बनने की कोशिश करिए। क्योंकि जो आप हैं और जो आप रोल अदा कर रहे हैं कंपनी में, ये 2 अलग अलग लोग हैं। इससे 2 चीजें बड़ी अच्छी होंगी। एक तो कभी इस तरह की चीज होगी तो आप ये कह सकते हैं यार ये फलानी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट देखो पिट के आ रहा है, तो आप अपने आप को डिटैच कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट रॉन्ग बैड इवेंट विल रिड्यूस टू सर्टेन लेवल। दूसरी क्या होगी कि आप उसको बाहर से एनालाइज कर पाओगे कि इस बंदे की गलती क्या थी, उसको ऐसे दौर से क्यों गुजरना पड़ा, तो आप उसके लिए कुछ प्लान कर पाओगे। और एक और चीज आएगी कि जिस पोजीशन से तुम जाते हो वहां पे, उस पोजीशन को और अपने में आपको फर्क करना आ जाएगा कि वो पोजीशन आपके डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी की रेपुटेशन उससे जुड़ी हुई है, आप वो नहीं हो। राइट। तो जैसे ही आप इसको आत्मसात करते हो, उस पोजीशन पर होने वाले हमलों से आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, बेटर प्लान कर सकते हो अनसर्टेनिटी के लिए। क्योंकि आप स्थिति में रहते हुए अपने ऊपर स्ट्रेस लेने के बाद थोड़ी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप डिटैच हो सको उसके अंदर तो आप कर सकते हो। फिर उन्होंने लास्ट में यही बोला कि इतना भी डिटैच मत हो जाना कि तुझे लगे भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसको दूर से देखने की आप थोड़ा सीखिए कि आपका इंपॉर्टेंस आपके लिए वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट हमला नहीं हो रहा। अनसर्टेनिटी के लिए आप प्लान कर पाओगे और फिर ऑब्वियसली उसके बाद एक्शन तो आपको करना ही है, क्योंकि आप उस पोजीशन पर हो। तो आई कैन रिलेट टू दिस कि आप जो कह रहे हैं, आई थिंक वो एक मेरे को भी मेरे एक मेंटर ने बड़े अच्छी तरह से बताया था। गुड थिंग इज मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो उसके बाद से मेरे पास मुझे बहुत सारे फीडबैक आए मेरे साथ जो लोग काम करते हैं कि सर कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो रखा हो, आप बड़े शांत रहते हैं, आप स्माइल करते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है और हम जो है हम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम आपके पास आते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि आप चिल्लाओगे, जबकि आप
कामली बात करते हो और आप सोल्यूशन की तरफ डिस्कशन कर रहे होते हो। आप ये नहीं कह रहे थे उस समय कि आप वाई एनालिसिस करते हो, आप हु एनालिसिस नहीं करते। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कमिंग फ्रॉम दिस सुरेश जी, जैसे मैं टीम्स की बात कर रहा हूँ, टीम मेरे साथ कैसे इंटरेक्ट करती थी, क्या करती थी। सो मैंने ऑब्वियसली शुरू में तो मैंने ऑब्वियसली जो भी आपकी पर्सनैलिटी होती है उस तरह से करते हैं। बाद में आपके जैसे मेंटर से बात करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करके, कुछ किताबें पढ़ के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आत्मसात करी ट्रेनिंग टीम मैनेजमेंट के बारे में, और टीम के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। उसमें से अगर जेन्युइनली टीम को प्रेम करना या जेन्युइनली टीम को सपोर्ट करना, उसके लिए आपको जेन्युइनिटी होनी चाहिए आपके अंदर। इट शुड नॉट बी कि आप एक्टिंग कर रहे हैं उसकी। टीम को अच्छा मोटिवेशन देने के लिए या टीम को बांध के रखने के लिए या टीम को स्ट्रेस के टाइम पे सपोर्ट करने के लिए एक लीडर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, टीम मैनेजमेंट के विषय में मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है। जखुना साहब, खैर आपने तो इसको रोज डील किया है अपने कार्य क्षेत्र में, पर फिर भी अब आप पूछ रहे हैं तो कुछ तो कहना है मुझे। देखिए, टीम का ना जो सबसे पहले तो बीइंग टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर आर डिफरेंट। कुछ लोग साथ साथ होते हैं लेकिन नॉट नेसेसरली दे आर टीम। किसी भी समूह को टीम कहलाने के लिए उसमें 6 आर होने जरूरी है। अगर वो 6 आर मिसिंग है तो वो इकट्ठे लोग जरूर हैं लेकिन वो टीम नहीं है। वो गैंग हो सकती है लेकिन वो टीम नहीं है। तो वो 6 आर क्या है? सबसे पहला रीजन, मतलब पर्पस ऑफ द टीम क्या है, वो सबका सेम होना चाहिए, उसकी सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ओवरऑल हमारा बिग पर्पस क्या है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ये बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे होते हैं, विजन, मिशन, वैल्यूज, लेकिन आप ना किसी चलते बंदे को, एम्प्लॉय को ना रोक के पूछ लो कि जरा बताइए यार तेरी कंपनी का मिशन क्या है। मतलब अगर आप 100 रोकोगे तो मेरे ख्याल से ना 70-80 तो नहीं बता पाएंगे आपको। इसका मतलब क्या है? वो जो पर्पस है हमारा, जो विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, वो सबके अपने अपने होते हैं। एक डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट को पर्पस मानता है, पर वो जो बिगर पर्पस है ना उसकी क्लैरिटी नहीं होती कई बार। तो इसलिए फिर लोग आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं, साइलोज में काम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट इज रीजन, और सबको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 इज रोल्स। सबको फिर जब बिगर पर्पस पता हो, फिर उस बिगर पर्पस में मेरा लिमिटेड रोल क्या है उसकी भी सबको जानकारी होनी चाहिए। ओके, और कैसे मेरा रोल उसमें कंट्रीब्यूट करता है इन द बिगर पर्पस। देखिए, शॉप फ्लोर के वर्कर को अगर ये पता हो कि जो मैं सपोज वो जो बिजली की तार को मैं सपोज लपेट रहा हूँ, जो हार्नेसिंग वो जो बनाते हैं, उसको अगर ये पता हो कि एक बिजली की तार में अगर स्पार्क हो जाए और वो बिजली की तार सपोज लगी हुई है किसी हवाई जहाज में या किसी बस में, और एक शॉर्ट सर्किट से वहां पर क्या नुकसान हो सकता है, तो मेरे काम में की गई लापरवाही का नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा। अगर उसको ये क्लैरिटी हो तो फिर जब वो अपना भले ही टेप लगा रहा है ना तार को, तो वो बड़े ध्यान से लगाएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगाएगा। तो बड़ा पर्पस पता हो और फिर मेरे रोल का उस पर्पस में कंट्रीब्यूशन लोगों को पता हो। तीसरा आर है रूल्स। किसी भी टीम में रूल्स क्लियर होने चाहिए कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, क्या बर्दाश्त किया जाएगा, क्या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहां तक का डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, कहां पर आपको पूछना चाहिए, राइट। तो ये रूल्स जिस टीम में क्लियर हैं वो टीम इफेक्टिव टीम रहेगी। चौथा आर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी टीम वही है जहां हर व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार महसूस करे। ये नहीं कि खाली टीम का लीडर ही जिम्मेदार है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि प्रमोशन भी उसी का होना है और डिमोशन भी उसी का होना है, तो हमारा नहीं है। ये फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे क्रिकेट के एग्जांपल में कि पहले टॉप के 4 बैट्समैन जो हैं सपोज 20-30 रन पे आउट हो गए, तो अब जो नेक्स्ट है सपोज बॉलर है, वो कहे जी मैं बॉलिंग भी मैं करूंगा, बैटिंग भी मैं करूं, तो मैं भी निकलता हूं। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी शुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी का एक भावना सब में रहनी चाहिए अपने अपने। द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप, जो कि थोड़ा सा बिगर सब्जेक्ट है। आपस में लोगों के संबंध बड़े अच्छे होने चाहिए। अब मतलब कई लोग कंपनी इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको नहीं पसंद करते, तो वहां रिलेशनशिप के कारण कंपनी सफर करती है। मतलब लोग रियलाइज नहीं करते कि हम एक दूसरे को हराने के चक्कर में एक्चुअली ओवरऑल कॉम्पिटिटर को जिता रहे होते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप इश्यू है, राइट। तो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप डायनामिक्स इन द टीम, हाउ स्ट्रॉन्ग दैट रिलेशनशिप इज। एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट ओरिएंटेशन। Everybody in the team should be focused on the end result that we are pursuing. मतलब अपनी अपनी गेंद लेके फुटबॉल ना खेल रहे हैं लोग,
गेंद एक ही हो, आपस में खेल रहे हैं तो, लेकिन वो गोल पोस्ट तक एक ही होना चाहिए। तो अगर ये 6 आर किसी टीम में है तो वो इफेक्टिव टीम है। तो अच्छी टीम बनाने के लिए ज्यादातर जो मैंने देखा है, मेरा जो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है सर, बाकी तो आप ज्यादा जानते हैं, हायरिंग प्रोसेस रूट कॉज है जिसके कारण बाद में टीम डायनामिक्स में दुनिया भर के झंझट होते हैं। हायरिंग के समय ना लोगों का, अच्छा इंटरव्यू कौन ले रहे हैं हायरिंग के समय, किसको लेना चाहिए, ये प्रश्न कॉर्पोरेट्स को अपना जरा ध्यान से सोचना चाहिए। अच्छा, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके इंटरव्यूइंग स्किल कैसे है? जैसे ये कहना बड़ा आसान है कि अनबायस्ड होना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि या तो एआई ले इंटरव्यू तब तो अनबायस्ड हो सकता है, अगर इंसान ले रहा है उसकी बायसेस तो आती है। तो हाउ टू फिल्टर योर बायसेस, और आप जनरली देखोगे पीपल एंड अप हायरिंग पीपल हु आर लाइक देम। हाँ, मैं अगर स्पीड ओरिएंटेड आदमी हूं तो मुझे अगर लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा तेज गति वाला आदमी है तो इसको हायर कर लो, और गुरुदेव स्पीड तो आपके पास ऑलरेडी थी, आपको थोड़ा स्टेबल आदमी हायर करना चाहिए था, पर हमें वो स्टेबल वाला स्लो लगता है, या अगर कोई स्लो है तो उसको स्पीड वाला आदमी केयरलेस लगता है। तो कई बार कंपनियों में मैं देख रहा हूँ द हायरिंग प्रोसेस इज द रूट कॉज जिसके कारण बाद में टीमें ढंग से डेवलप नहीं होती। तो इंटरव्यूइंग स्किल्स चेक करने चाहिए उन लोगों के जो लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं, राइट? तो और इसीलिए शायद आजकल इस प्रोग्राम की बहुत डिमांड है हमारी कंपनी में कि इंटरव्यूइंग स्किल्स सिखाओ। उसके बाद दूसरा है इंडक्शन, कि आप इंडक्शन में एक्सपेक्टेशन मैनुअल कैसे सेट करते हैं लोगों के साथ। अब KRA KPI तो वो ठीक है, आजकल लोगों ने मेजरेबल करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन KRA एंड KPIs ऑफ बिहेवियर लोग नहीं कम्युनिकेट करते। नंबर्स के करते हैं लेकिन बिहेवियर के नहीं करते। अच्छा, जब आप अपने बिहेवियर्स के KPI KRAs नहीं बताते सामने वाले को तो एक्सपेक्टेशन कई बार मिसमैच होती है, और यही कारण है जेन जी के साथ लोगों को आजकल बहुत दिक्कत हो रही है। कई चीजें हम ना अनसेड मान के चलते कि इतना तो पता होना ही चाहिए। जैसे मैं एक बड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जितने भी लोग थोड़े अब जब हमारी उम्र के लोग हैं, इन्होंने जब काम किया ना तो ये कभी 9 से 5 वाले में काम नहीं करते थे। असली काम तो 5 बजे के बाद बैठ के करते थे, और मतलब ये ऐसा नहीं था कि कोई दबाव होता था, मतलब इट वाज नॉर्मल इन दोज डेज। अच्छा, अब जिस आदमी ने 7 साढ़े 7 तक बैठ के ऑफिस में काम कर रखा है, और अब आज आप लीडरशिप पोजीशन पर हो, अब जो आप अपने सबॉर्डिनेट को अगर 5 बजे तक का ऑफिस का टाइम है और आपने 5:01 पे फोन किया तो आपको पीछे ट्रैफिक की आवाज सुनाई देती है। तो अब जो आदमी 7 साढ़े 7 तक नॉर्मल समझता था, 5:01 पे ट्रैफिक की आवाज में सबॉर्डिनेट अगर है तो हमारे अंदर के सारे फिल्टर ऑन हो जाते हैं कि यार ये क्या तरीका है भाई, एंड यू इमीडिएटली गेट इनटू जजमेंट मोड, क्योंकि हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि इसका मतलब ये आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको कंपनी की परवाह नहीं है, ये बता के। अच्छा, जैसे हम लोग बता के जाते थे, हाँ। 7 बजे भी जाते थे तो सीनियर कहे ओके सर आज थोड़ा जल्दी चला जाओ, उजाले में घर चला जाओ, उजाले में घर चला जाओ। अच्छा, आजकल सबॉर्डिनेट बताना तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो अब हो क्या रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। अच्छा, या तो आप अपने सबॉर्डिनेट को बताओ कि यार मेरी रिक्वेस्ट है, जाने से पहले घंटी बजा दिया करके ओके सर आई एम गोइंग, पर आप बता नहीं रहे, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो कि ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। अरे आपके लिए बेसिक है, उसके लिए बेसिक थोड़ी है। तो इस कारण भी मैं देखता हूं टीम्स में ना कई बारी अननेसेसरी इश्यूज होते हैं, और इसी को एड्रेस करने के लिए फिर हम एक्सपेक्टेशन मैनुअल सेटिंग कराते हैं। अच्छा, तीसरा, टीम को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको लोगों को राइट टैलेंट को कुछ राइट चीजें डेलीगेट भी करनी होंगी। अब आपने अच्छा खासा टैलेंटेड आदमी हायर किया है, लेकिन आप काम उससे वो करा रहे हो जिसमें उसको फ्लो स्टेट महसूस ही नहीं होती। तो पुटिंग राइट पीपल ऑन द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, आप जितना मर्जी टैलेंट हायर कर लो, टीम की तरह काम नहीं करेगी। तो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, पुटिंग राइट पीपल इन द राइट पोजिशन, गिविंग देम राइट असाइनमेंट्स, डेलीगेशन, और उसके बाद फीडबैक लोगों ने ना ईयरली अफेयर बना रखा है, या ज्यादातर 6 महीने में एक बार, या आजकल कई लोग तोप चलाते तो 3 महीने में एक बार फीडबैक दे रहे हैं, और द पर्पस ऑफ दैट सेशन इज कि फीडबैक ही देना है। जबकि आदमी जो काम कर रहा है वो तो डेली बेसिस पे सही गलत कुछ ना कुछ हो रहा है ना। तो फीडबैक को लोगों ने एक इवेंट बना रखा है, जबकि फीडबैक इज अ प्रोसेस, राइट? तो अगर ये 3-4 बेसिक चीजों का ध्यान रखा जाए तो ये 6 आवर्स ठीक रहते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन मैनेज अ वंडरफुल टीम।
ग्रेट साहब, आई थिंक ये तो बहुत ही मतलब बड़ा आई ओपनिंग अंडरस्टैंडिंग है, और 6R इज समथिंग व्हिच इज, आई थिंक 6R से आप सारे ही जो ट्रेड्स एक टीम में होने चाहिए उनको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और एसेस कर सकते हैं कि हमारी टीम में वो है कि नहीं। फीडबैक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने लास्ट में टच बेस किया। आई थिंक फीडबैक इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट अगर आप दिया जाता है तो बड़ा इफेक्टिव होता है, मैंने हमेशा देखा है। फीडबैक 10 लोगों के सामने देना इज नॉट गुड, having a secure environment, and also feedback अगर normalization of feedback is very important. Yeah. It should not be as a, जैसे आपने बोला कि it should not be an event. Yes. It should be a normal process in that. So with that, thank you very much सेमवाल जी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। Thank you. और बहुत सारे ज्ञान की बातें जैसे हर बार हमें सीखने को मिलती हैं आपसे मिली। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Jagmola Sahab. Pleasure is all mine. Thank you very much.